नमस्ते क्लास 10th लास्ट वीडियो मेरे हिसाब से जो नेशनलिज्म इन इंडिया पे बनाया जा रहा है, आज हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। ऑलरेडी कल के वीडियो में हमने काफ़ी सारा रिकैप कर दिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम, क्योंकि कल ही तो किए थे तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा तुरंत फिर रिपीट करने में। लेकिन हम की पॉइंट फटाफट बोल देते हैं। आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? 1920 का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपको पढ़ाया गया पहला क्या तो नेचुरल डिजास्टर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार इफेक्ट, फिर गांधी जी का आना, तीन जगहों पे मूवमेंट, रॉल्ट एक्ट, जालियांवाला बाग का कांड होना, आफ्टर दैट खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशंस का मिला जुला प्रतिक्रिया, कांग्रेस का इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने का रीज़न, प्रोग्रेस ऑफ दिस मूवमेंट, दैट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट काफ़ी स्लो था बिकॉज हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं था। एस्पेक्ट ऑफ दैट मूवमेंट डिफरेंट थे। कंट्री टाउन में परफेक्ट था, कंट्री साइड में लोग अपने दुखों को दूर करने का छड़ी समझते थे, नाम इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर, और प्लांटेशंस में लोगों को अपनी आज़ादी आने जाने की, चौरी चौरा कांड का हो जाना, और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देना। आफ्टर दैट 1920 और 1930 10 सालों के बीच में काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए भारतीय राष्ट्रवाद में। उसमें 2-3 पॉइंट लिखवा देना कि वर्ल्ड का डिप्रेशन में चला जाना, एग्रीकल्चर प्राइसेस का फॉल डाउन होना, साइमन कमीशन का आना, जवाहरलाल नेहरू का ये बात कह देना कि अब हम लोग आज़ाद हो गए, ठीक, और गांधी जी का कई सारे डिमांड को इरविन का रिजेक्ट करना। तो गांधी जी लेकर आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं ओबे करेंगे कोई भी रूल्स ऑफ ब्रिटिश, तो ये मूवमेंट अलॉन्ग विद कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, चलने लगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। इस मूवमेंट में कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस मूवमेंट तक आपका बुक छोड़ देता है, आगे क्या हुआ दैट इज़ नॉट मैटर। इस मूवमेंट में एंड में गांधी जी ने कर दिया, गांधी जी ने वायलेंस को देखते हुए रोक दिया, क्योंकि पहला बार जब किए थे तो अपना पार्टी मराया था जालियांवाला बाग, सेकेंड टाइम किए थे तो उन लोगों का पार्टी मराया था चौरी चौरा कांड, इस बार किए तो अब बारी तो अपनी है, अब अपना वाला फिर मर जाए बड़ा सा कांड को लेकर, तो गांधी जी बोले चलो लॉजिकल कहते हैं रोक देते हैं, ठीक, रोक दिया गया। फिर लेकिन गांधी जी ने दोबारा लॉन्च भी किया। अब पढ़ रहे हैं हम लोग लास्ट में कि सिविल डिसोबीडियंस, अब जो करंट का जो नेशनलिज्म चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले का क्या क्या सोशल डिफरेंसेस बनना स्टार्ट हो चुका है, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग आ चुके हैं, ठीक, उनका अपना अपना मत है। नंबर 1 अमीर और गरीब किसान जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, साफ साफ आपके बुक में लिखा है कि दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस। जब दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया गांधी जी ने तब, क्योंकि वो लोग काफ़ी नाराज़ थे, पहली बार में कुछ रिजल्ट मिला नहीं तो फिर दोबारा क्यों करेंगे। दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग कर रहे थे, वो लोग अमीर आदमी थे, वो लोग कर रहे थे, उनको साफ साफ वो लोग, बड़े लोगों का विजन बड़ा होता है, अमीर ही अमीर बनते चला जाता है, क्योंकि वो अमीर अमीर की तरह जीता है, गरीब गरीब की तरह जीता है, गरीब के पास पैसा मिल जाए तो भी गरीब के रूप में ही रहेगा, सोच नहीं बदलेगा। तो अमीर साफ साफ देख रहा था कि भाई आज़ादी तो मिलने वाला है ही, लगे रहो, बेनिफिट तो उठाएंगे, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे अच्छे से, ठीक। और बात करते इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर, नागपुर जगह को छोड़कर नहीं कर रहे थे, उनका अपना तकलीफ। और बात करते हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन बड़ा अजीब था, कर भी रही थी बेचारी, सब बेचारी बोल दिया, कर रहे थे, ठीक, लेकिन एक्नॉलेज कोई नहीं कर रहा था, ठीक, उतना भाव नहीं मिल रहा था। भाव मीन्स व्हाट कि कोई उभर के नेता के रूप में आ जाए, नेत्री के रूप में आ जाए, ऐसा नहीं था, ठीक। तो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस के रूप में ही उनको दिखाने की कोशिश हुई है। और ये एक अच्छा सवाल बनता है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन इन दैट नेशनलिज्म, तो आप इस पॉइंट को हमने लिखवाया भी है, उस सबको लिख सकते हैं, डन। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुँचे कहाँ पर, लोअर कास्ट पीपल, ये था ना, लोअर कास्ट पीपल, हाँ लोअर कास्ट पीपल को पहले इग्नोर किया गया था कि इनके साथ कौन उठेगा बैठेगा जाएगा आएगा। गांधी जी ने सपोर्ट किया, ना इनके साथ ही चलना है, ठीक। फिर अम्बेडकर का
उदय हो गया। अंबेडकर एक नया चेहरे के रूप में सामने आ गए। उन्होंने अंग्रेज़ों से मांग लिया अपना कि हम लोग ही चुनेंगे जिसको चुनना होगा। अंग्रेज़ इस बात को मान भी गए थे। गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने समझाया अंबेडकर को, इस प्रकार से छोटे वर्गों को, लोगों को आप समाज में नहीं मिला सकते हैं, स्टिल अभी भी डिफरेंसेस रहेगा। अंबेडकर ने इस बात को माना और कहानी को आगे बढ़ाया गया। ठीक, पूना पैक्ट हुआ। अब पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग काम चला, नो प्रॉब्लम। आसान बात कहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तक हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी भी आज भी हमने 5 मिनट का समय लिया सब बातों को पुराना दोहराने में। हम जस्ट डबल समय ले लेंगे तो थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे, और डबल कर लेंगे 5 मिनट की जगह पे 20 मिनट बोल देंगे अगर अभी सारी पुरानी बातों को, तो हमको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे। शायद हम ऑलमोस्ट सभी बातों को बोल देंगे जो हम लोग लिख लिए हैं कॉपी पर। उतना जानते हैं, बहुत जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या डिस्टर्ब कर रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम वर्ग लिखिएगा। लास्ट नंबर शायद 6 है। फॉर मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहले फटाफट सुन लीजिए। अब आइए पॉलिटिकल, ध्यान सुनिएगा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात किए हैं जो शायद रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं पूरे अपने वर्ग के लिए। उनके नेताओं का एक मन में थॉट आया कि देखो भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब कराया गया था तो खिलाफत मूवमेंट का भी बातें साथ में चल रही थी, लेकिन गांधी जी ने बंद कर दिया। स्पष्ट समझ में आता है कि खिलाफत मूवमेंट वाला कोई इशू की बात ही नहीं हुई। तो काफ़ी खफा सा हो गया कि जिस पॉइंट को लेके हम एंट्री किए थे वो बात नहीं हो रही है। प्लस पूरे इस आंदोलन में कांग्रेस एक बड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी के रूप में लीड कर रहा है, और कांग्रेस का जो संबंध है, कांग्रेस का जो रिलेशन है, उस समय हिंदू महासभा करके एक बड़ा सा हिंदू का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, हिंदू महासभा। उसके साथ कांग्रेस का काफ़ी अप्रोच है, जो कि एक बार हम लोगों ने लोअर कास्ट में भी लिख कर रखा था। सनातन करके था, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। तो बड़े बड़े धर्मों के जो थे, तो अप्रोच, कांग्रेस का अप्रोच हिंदू महासभा को लेकर, ये बात, खिलाफत मूवमेंट के बारे में कुछ ना मिलना, ये बात से लेकर काफ़ी खफा थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, उनको लगता था, पॉलिटिकल लीडर्स को, उनको लगता था कि आने वाले समय में जब स्वराज मिल जाएगा, जब देश आज़ाद हो जाएगा, तो क्लियर कट दिखता है कि भारत में एक मेजॉरिटी के रूप में हिंदू हैं और मुस्लिम वर्ग माइनॉरिटी के रूप में है। तो कहीं ये माइनर ग्रुप दब ना जाए, ख़त्म ना हो जाए मेजर ग्रुप के बीच में, इसको लेकर काफ़ी चिंतित हो गए। उनको डर सताने लगा। डर आता है, डर के रीज़न भी हैं, डर के रीज़न भी हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि डर का रीज़न भी कुछ और भी था। बुक में काफ़ी लंबा लिखने का प्रयास किया है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बार बार कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, चंद मुट्ठी भर जो नेतागण थे उनका ये थॉट चल रहा है, और उन्हीं थॉट को हम पूरे कम्युनिटी का थॉट पहले भी मान लेते थे, आज भी मानते हैं, और शायद कल भी मानेंगे कि जो नेता कह दिया वही बात तो सारे मुस्लिम वर्ग लोग कह रहे, सारे लोग कह रहे होंगे, लेकिन शायद ऐसा जरूरी नहीं होता है, मेरा अपना कॉमन सेंस। ठीक, तो इसको लेकर, तो इस बातों का दिमाग में बनाकर कि हिंदू मेजॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी शायद फिट नहीं बैठेगा, तो इसको लेकर तो हम लोग अब हमारा जो खिलाफत मूवमेंट था इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुआ, तो अब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना स्टैंड जारी किया कि हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। दिस थिंग क्रिएटेड रिलीजियस प्रॉब्लम, धार्मिक प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया। ध्यान सुनिएगा, अमीर किसान और गरीब किसान दोनों ने मना कर दिया है सिविल डिसऑबीडियंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देयर इज नो इशू,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता नहीं है कि अमीर किसान और गरीब किसान में मुस्लिम भी होगा? बिल्कुल होगा। अभी तक मुस्लिम मुस्लिम के रूप में नजर नहीं आया है। ठीक, इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, क्या आपको लगता नहीं है कि इंडस्ट्री में वर्कर जो होंगे क्या उसमें मुस्लिम नहीं होंगे? उन लोगों ने भी तो कह दिया है कि सिविल डिसोबीडियंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहां पर भी कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं हुआ, कोई रिलीजियस डिफिकल्टीज बात नहीं हुई, वहां पर भी अभी मुस्लिम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जो इधर बोल दिया गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया, तो यहाँ स्पष्ट दिख गया कि मुस्लिम कह रहा है कि हम इस देश की आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो गलत थॉट हो गया ना, स्पष्ट है ना ये बात। अब ये गलत, छोटा सा गलत सा थॉट, चंद मुट्ठी भर नेताओं का थॉट को इंडिया ने अपना थॉट मान लिया, हिंदू ने अपना समझ लिया अपने हिसाब से, मुस्लिम ने समझ लिया अपना हिसाब से। कई जगहों पे राइट शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए। दंगे तो आज भी होते हैं। पहले के दंगों और अभी दंगों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले के दंगे हो जाए तो साफ साफ नज़र आ जाता था कि चंद मुट्ठी भर लोग ही करवा रहे हैं, आज भी वही करवाते हैं। लेकिन जो कड़वाहट पहले था धर्मों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कड़वाहट था, आज तो बहुत ज़्यादा है। हर दंगे के बाद दोनों धर्मों के बीच का जो कड़वाहट है वो बढ़ते चला जाता है। हर दंगे के बाद दोनों के भी पूरे किसी एक छोटे से भारत के किसी एक कोने में भी कोई छोटा सा भी दंगा होता है तो उसका प्रभाव पूरे भारत के हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ा सा दंगा होने लगा। गांधी जी तो अब अलग परेशान हो गए कि देश को आज़ादी दिलाया जाए कि ये सब करवाया जाए, रोका जाए। कई जगहों पे कई दंगे होते थे गांधी जी को, लेकिन इस पॉइंट पर भी गांधी को काफ़ी एक हीरो के रूप में पेश किया गया था कि पूरा भारत दंगे की लपट में जल रहा था। गांधी एक ऐसा इंसान था कि आकर जहाँ पे कलकत्ता में शायद भयंकर रूप से हो रहा था ये सब चीज़, दंगा होगा, तो शायद वो वहाँ जाकर बैठ गए थे, अनशन में बैठ गए थे। उनको देखकर वहाँ का दंगा समाप्त हो गया 1 या 1.5 दिन के अंदर। उतना प्रभावशाली नेता आज के समय में कोई नहीं है। स्पष्ट उदाहरण आपने देख चुका है, हाल ही में हुए दिल्ली के दंगों में को देख चुके हैं। फिर भी कह रहे हैं हम आपको, जितना नफरत, जितना कड़वाहट हिंदू और मुस्लिम के बीच में वहाँ नहीं था, आज तो उससे ज़्यादा है। जो हम लोग वहाँ क्या, हम लोग अपनी बात करते हैं। हम लोग जो छोटे थे, 9th-10th में पढ़ते थे, तो जो मन में हमारे में थॉट था अबाउट रिलीजन, कि धर्मों का जो थॉट था बहुत कम था। थोड़ा बहुत जो देख के विजुलाइज जो देख ले रहे हैं कि बस पूजा पाठ होता है, उधर मुहर्रम वगैरह सब होता है, देख लेते थे, पार्टिसिपेट भी लोग करते थे। आज बहुत दूरियां हो गई हैं। पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी उन लोगों आज के बच्चों को, आप लोग जैसे बच्चों को पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा है अबाउट रिलीजन, कि कौन से धर्म में क्या सिखाया जाता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, पता नहीं कौन सिखा रहा है। और आप सीखते चले आ रहे हैं। जो प्रेम मोहब्बत वाली बातें थी जो हम लोग समय में था, तो हम लोग का जो परिवरिश हुआ था ना, हम लोग के जो एज के जो बच्चे थे जो आज बड़े हो गए हैं, ठीक, हम लोगों का थोड़ा डिफरेंट था। और आप लोगों का तो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। आप लोग का जो, मेरा भी बेटा है अभी जो ग्रो कर रहा है, हम उसके ग्रोइंग में नहीं देखते हैं कि हम लोग शायद वैल्यूज़ के रूप में सिखा रहे हैं कि आपस में प्रेम से रहना चाहिए, नहीं सिखाते हैं। बस उसको पढ़ाना है, पढ़ाई कर रहा है, पिटाई पढ़ रहा है, पढ़ाई के चक्कर में खेल कूद ले रहा है। कोई मतलब नहीं है हमको ये बात समझाने का कि बगल में कौन है, वो मिल मिलाप से रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अपने ही भाई बहन में टेंशन में हम लोग मरे जा रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही ग्रोन अप हैं। 10th और 11th के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे जो आप हैं, और आपके मन में आपसे हम राय मांग ले अबाउट रिलीजन, धड़ाधड़ आप देना शुरू कर देंगे। पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी में आपने पढ़कर डिग्री ले लिया है, ठीक। हम लोग का अपब्रिंगिंग जो था, हम लोग का रिलीजन, हम लोग के अगल बगल माहौल में था, एकता टाइप का बात दिखता था। हम लोग गाना सुनते थे कि तू ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आप लोग शायद नहीं सुनते होंगे सब। आप लोग तो 4 बोतल वोड का काम मेरे रोज का यही सुनते हैं। उसी तरह से माइंड डेवलप होगा ना आपका। और जरा सा कोई जहर फेंका उसको आप फैला लेंगे, हटाइए, फिर बहुत दूर चले गए हम लोग। लेकिन एक बात
हम अपने कंसर्न से बात करते हैं। अपने क्लास 10th की किताब को पढ़ के ऐसा देखने को लगता है कि ऐसा है कि नफ़रत का बीज वहीं बो दिया गया था। धीरे धीरे वो और बढ़ता ही चला जा रहा है, किसी को रुकने से रुकने वाला है नहीं। और हम लोग आज के ये जो यंगस्टर हैं, यूथ हैं, इसमें घी का काम कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। कोई जानकारी नहीं है आपको दूसरे के मज़हब के बारे में, लेकिन फिर भी अपना ज्ञान बांटने में आप हिचकिचाते बिल्कुल नहीं हैं। ठीक, तो हम उतना दूर ना जाते हैं। इसी सब बातों को लिखने का ट्राई किया है। मोर टू नो करके कोई आदमी थे, उनका स्टेटमेंट लिख कर दिया है। और NCERT ने भी पूछा है कि क्या ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है डरा डरा सा महसूस करेगा इनके बीच, तो उससे अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। क्यों अलग हुआ, क्यों नहीं अलग हुआ, किताबों में कहीं उल्लेख नहीं है। किन परिस्थितियों में किसने किया, ये कोई बांटा नहीं गया है। ठीक, लेकिन फिर भी बच्चों को पता नहीं कहाँ से क्या पता चल जाता है। हम लोगों को तो पता नहीं है। ठीक, फिर भी तो हम इन सब बात को मेमोराइज करके आपको 4-5 लाइन में लिखवा देते हैं। लिखिएगा, फॉर मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डैश, ब्रैकेट में लिखिएगा अंडर मोहम्मद अली जिन्न, लीडर थे, उनके बड़े नेता थे, ब्रैकेट बंद, डैश, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन, due to decline of non-cooperation and Congress approach, ब्रैकेट में हिंदू महासभा, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। दे यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged, डूब जाएगा, under the domination, प्रभाव of हिंदू मेजॉरिटी के प्रभाव में ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो शायद डूब के ख़त्म हो जाएगा। ये थॉट था। ठीक, हालांकि इस थॉट को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने प्रयास किया था, बहुत लोगों ने प्रयास किया था। आपके बुक में लिखता है कोई प्रयास, तो बातें हो रही थी कि नहीं एकता में एक साथ रहेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मिस्टर M.R. जैकर करके कोई थे हिंदू महासभा के, उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली विद्रोह कर दिया, नहीं, साथ में नहीं रह सकते हैं। तो बस एक लाइन लिखा है, तो हम उनका नाम भी नहीं लिखवा रहे हैं हम आपको, ना ही कुछ बोल रहे हैं उनके बारे में। ठीक, तो आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज। They did not participate in civil disobedience movement. Which creates religious problem between Hindu and Muslim. Full stop. This leads right RIOTS दंगा in various cities, which create new history of India. भारत का एक नया इतिहास लिख दिया वो लोग, वहाँ के लोग, और धीरे धीरे वही प्रॉब्लम्स को, वही छोटी सी गलतियाँ कह लो, प्रॉब्लम कह लो, इशू कह लो, उसको आने वाला जनरेशन उसे हवा देते गया और बढ़ाते गया और बढ़ाते चला जा रहा है। ख़त्म करने की बात तो कोई नहीं कर रहा है, भूलने को तो कोई तैयार नहीं है। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, हमने वो किया, पता नहीं, हम लोग उसी में, हमारा जनरेशन्स, आने वाला जनरेशन्स उसी में पिसाते रहे। चंद मुट्ठी भर लोग उसको पीसते रहेंगे, हवा देते रहेंगे, और हम लोग उसमें मेजॉरिटी में पिसाते रहेंगे। टन, इतना हो गया। ये हमारे 6 अलग अलग ग्रुप्स की बातें हो गई। अब लास्ट पार्ट करते हैं। अब बुक ख़त्म कर देता है, बुक नहीं बात करता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम क्यों दें आपको, हमें भी नहीं पता है। ठीक, हम इतना बैठ के पढ़े नहीं है कि हम बता सके क्या है क्या नहीं है, आपका हमें पता नहीं। ठीक, आपको कहीं पता चल गया होगा, आपके पास तो अलग यूनिवर्सिटी होगा शायद, जो कि नहीं होना चाहिए। अब बुक क्या करता है ना कि अब बुक ने अलग थीम निकाला
कि अब बुक लेता है कि अब ये जो आज़ादी की पूरी कलेक्टिव लड़ाई है, इस लड़ाई में और लोगों का पार्टिसिपेशन, तो कहा गया कि जब भी हम लोग किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं ना, एक अकेला आदमी तो कोई बात नहीं, जब हज़ारों लोग किसी चीज़ के लड़ाई लड़ते हैं तो वो जो भी है उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हम किसके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कौन है। हम लोग भारत देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भारत देश है कौन, है किधर, ये मन ढूंढता है। तो ये मन में एक छवि, मन में जो विजुअलाइजेशन बनाने का काम हमारे उस समय के कलाकारों ने किया। तो कलाकारों का भी काफ़ी योगदान है भारत के राष्ट्रवाद में, नेशनलिज्म इन इंडिया में। पार्टिसिपेशंस हमारे कलाकारों का भी काफ़ी था। कलाकारों ने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया कि भारत 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 माता। किसी कलाकार के मन का थॉट आया, धीरे धीरे वो छपते चला गया। अब हमारे पास विजुअलाइजेशन होने लगा कि भारत माता है, उनके लिए उन पे गाना वगैरह बनने लगा, उनका पिक्चर वगैरह बनने लगा। वो सब धीरे धीरे जो हमें उससे जोड़ता है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट बन गया कि हाँ इसके लिए लड़ाई करना है, ये सबके लिए कॉमन हो गया। तो सब एक कॉमन फीलिंग के साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब एक जो कॉमन होने का जो सेंस है वो हमें आर्ट ने भी दिया है। फ्रेश हेडिंग लिखेंगे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। पहला पॉइंट, बाई आर्ट के द्वारा, कला के द्वारा। कला में का क्या रोल था वहाँ पर, तो लोगों के मन में विजुअलाइज करना कि ये भारत है क्या, ये हिंदुस्तान है क्या, ठीक, नो इश्यू, ठीक। मन में बना तो आदमी का नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा कि एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आए थे, उन्होंने भारत माता का विजुअलाइजेशन कर लिया कि भारत माता है। उनका विजुअलाइजेशन वही चलते चला आया, आज भी चलते आ रहा है, ठीक। बाद में जाकर रविंद्रनाथ टैगोर आए, उन्होंने एक पेंटिंग ड्रॉ कर लिया कि भारत माता का पेंटिंग है। आपके बुक में भी वो पेंटिंग है। वो पेंटिंग में भारत माता कैसे दिख रही हैं, काफ़ी शांत स्वभाव की दिख रही हैं, दबे कुचली से दिख रही हैं, लग रहा है कि बहुत असहाय टाइप की हैं। पेज पलटिएगा तो आपको दूसरे इमेज में दिखता है कि अब भारत माता काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, हाथी शेर सब उनके पास है, त्रिशूल सब लेके बैठी हुई हैं, ठीक। आधुनिकता भी है, स्ट्रांग भी दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये भी सवाल के रूप में दिखाया जा सकता है, पूछा सकता है। तो लिखेंगे फटाफट, बाई आर्ट डैश विजुअलाइज द इमेज ऑफ कंट्री एज ए भारत माता बाई ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे ब्रैकेट में वंदे मातरम इन्होंने ही कहा था, कॉमा आनंद मठ कहानियों का संग्रह है, काफ़ी सारा प्रेरणादायक कहानियाँ थी, वो सब उन सबों में भारत को दर्शाने की बातें हुई थी। पैराग्राफ चेंज, इमेज ऑफ भारत माता was painted by अबिंद्रनाथ टैगोर, ABINDRANTH, अबिंद्रनाथ टैगोर। According to his image, भारत माता was calm, 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 composed, divine and spiritual। आपको बुक में मिल जाएगा, वर्ड्स आपको स्पेलिंग वगैरह सब आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक। ये पहला हो गया बाई आर्ट। दूसरा देखो, हम टॉपिक दे देते ताकि आपको थोड़ा आसान रहे। नंबर 2, बाई फ्लैग, झंडा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्लैग का। आप कहीं पर भी कोई भी आंदोलन देख लो, कुछ ना कुछ झंडे के रूप में चलता जरूर है। झंडा यूनाइट करता है लोगों को। फिल्मों में देखते हो कि झंडा के लिए मार कर देता है हीरो, झंडा गिरना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक। तो फ्लैग काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फ्लैग का भी अपना हिस्ट्री है। अचानक से जो ट्राई कलर का फ्लैग है नहीं बना था, काफ़ी हिस्ट्री है। आपके बुक में 2 बात कर दिया है कि ट्राई कलर पहले था, फिर गांधी जी ने उसमें थोड़ा सा चेंज किया था। तो लिखिएगा बाई फ्लैग डैश ट्राई कलर, ब्रैकेट में रेड ग्रीन येलो, पहले रेड ग्रीन येलो था, ब्रैकेट बंद, प्लस 8 लोटस अलग अलग सिंबल के रूप में दिखाने के लिए, एंड क्रिसेंट मून, कटा हुआ मून, यूनिटी को दिखाने के लिए, ठीक। ब्रैकेट बंद, पैराग्राफ चेंज, लैटर
LATTR, latter, गांधी जी modified the flag and now it is tricolor ही है, ब्रैकेट में रेड ग्रीन एंड वाइट, रेड ग्रीन वाइट प्लस स्पिनिंग व्हील, चरखा, स्पिनिंग व्हील WHEEL व्हील, ब्रैकेट में वो चरखे का मतलब होता है सेल्फ हेल्प, चरखा कहती है खुद से काम कीजिए, सेल्फ हेल्प पूछ सकता है एग्जामों में, व्हील का मतलब क्या हुआ, सेल्फ हेल्प, ब्रैकेट बंद। क्या लिखवा रहे हैं हम आपको, ये आपको कैसे भी इसको घुमाकर आपको लिखना, अगर क्वेश्चंस आ जाता है लिखने के लिए कि आर्ट के बारे में, फ्लैग के बारे में, तो जो अभी लिखवाए हैं वो तो लिख ही दे रहे हैं और अपने मन से 2 लाइन जोड़ देंगे कि इसी के थ्रू हम लोगों को एक सेंस मिलता है, एक समान, एक किसी एक मोटिव के लिए काम करने के लिए कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस मिलता है। इतने लिख के काम चल जाएगा, किताब पढ़िए बाकी। ठीक, आगे नंबर 3, बाई स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग, बाई स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग। गाना वाना भी अभी व्हाट्सअप था, अभी व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, पहले नहीं था, पहले लोग ही थे, बैठते थे, गाना गाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। गानों में और कहानियों में जो लोग थे उस समय के, देखो पब्लिक बैठा हुआ है बहुत परेशान, उसको लड़ना है लेकिन उतना डरा हुआ है कि लड़ने को तैयार नहीं है। फिल्मों में भी अक्सर होता है कि एक बैकग्राउंड में पहले गाना ना बजता है, गाना मोटिवेट करता है, हीरो कूद के मारना पीटना सब चालू कर देता है। सेम चीज़ कहानी सुनाया जाता था, जो कलाकार थे आते थे, गाना गाते थे कि आप उस देश से बिलोंग करते हैं जिनके पूर्वज, हमेशा आपको मोटिवेट कैसे किया जाएगा, बोला जाएगा ना कि आप उसके बेटे हैं, उनके बेटे हैं जिन्होंने ये किया था, वो किया था, तो आपको मोटिवेट करेगा कि आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी ने वो किया था, वो किया था, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मोटिवेट लगेगा, आपको लगेगा कि जब हमारा उन्हीं के तो हम खून हैं तो हम भी वही करेंगे। तो काफ़ी सारे कहानियों में वीरता की बातें होती थी कि भाई तुम जो मुंह बना के बैठे हुए हो इन चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के डर से, तो तुम तो उस देश के निवासी हो जिसमें पहले के लोग हाथों से मार के हाथी गिरा देते थे। ऐसी वीरता की बातें, पता नहीं सही था गलती था, लेकिन ऐसे कहानी सुनते थे कि आप भारत जो था पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज ये जो लोग कह रहे हैं कि भारत तुमको गरीब कह रहे हैं, तुमको ख़राब कह रहे हैं, लेकिन तुम उस देश को बिलोंग करते थे जिस पे पूरे वर्ल्ड का नज़र था। प्रभावशाली थे हम लोग, संपन्न थे हम लोग, आधुनिक थे हम लोग, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। तो आप डरो नहीं, उठो, क्योंकि आप उसी के वंशज हो, वीरों के वंशज हैं आप, लड़ाई करें आप। गानों में मोटिवेशनल गाने बजते थे, कहानी सुनाई जाती थी, फोक सॉन्ग होते थे, लोक कथाएं, लोक संगीत के थ्रू लोगों को जोड़ने का, लोगों को मोटिवेट करने का पूरा प्रयास। कई सारे गाना आप खुद देख लो, आप खुद देख लो, जितना भी देशभक्ति गाना बना होगा, कोई भी सिंगर गाए, कोई भी म्यूजिक कंपोजर उसे कंपोज करे, एक सिंगल तुम गाना बता दो देशभक्ति का जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो, किसी भी धर्म मजहब के आप हो। कई सारे गाना सुनते हैं, एक कुछ गाना लगता है ये गाना बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन एक भी ऐसा देशभक्ति गाना बता दो जो तुम आज से पुराना, आज का नया जनरेशन का बच्चा जो पुराना गाना सुनने का पसंद नहीं करता है वो भी सुनेगा तो उसको अच्छा लगता है। तो पूरा ब्लैक एंड वाइट का गाना भी आ जाएगा आपको देशभक्ति पर, तो आपका इंटरनल इमोशन सामने आ जाता है, वो गाना आपको अच्छा लगने लगता है। तो यही सब गाने वाने सुनाकर लोगों को मोटिवेट करते थे और लड़ाई के लिए प्रेरित किया जाता था, लोगों को यूनाइट करते थे। तो लिखिएगा डैश देकर, थ्रू नहीं, क्या लिखे हम लोग, बाय स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग डैश द एक किताब उताब लिखी थी, उसका नाम बोल देते हैं द फोकलोर, FOLKLORE, फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया बाई नतीसा शास्त्री। किताबों में है तो कहीं पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, नतीसा शास्त्री, डैश कर लीजिएगा, फुल स्टॉप, आगे लिखिएगा। थ्रू दैट दे ट्राइड टू रिलेट, थ्रू दैट मतलब स्टोरीज और सॉन्ग के द्वारा, थ्रू दैट दे ट्राइज टू रिलेट पीपल विथ आवर ग्लोरी ऑफ आवर ग्लोरीज
कॉमा हिस्ट्री कॉमा करेज etc फुल स्टॉप। तो अपना जो हिस्ट्री था, ग्लोरीज थी, करेज था, जो पहले के लोग थे, उससे लोगों को मोटिवेट करते थे। डन। लास्ट पॉइंट कहते हैं, उसमें हम एक बार और बोलेंगे, जो हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर जो थे इस बात को लेके डरते थे कि क्या होगा हमारा। ठीक, हम फिर से कह देते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने जब मना कर दिया कि हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस में, तो लोगों को मुस्लिम दिखने लगा। उसके पहले किसी को नहीं दिखता था। वर्कर के रूप में भी मुस्लिम था जो मना कर चुका है, कोई इशू नहीं। लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने बोल दिया तो मुस्लिम दिखने लगा और राइट का कारण बना। डर था उनके बीच में। डर के पीछे का रीजन किताब आपका NCERT आपका एक बार फिर बताता है इसी गानों के रूप में कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं उनके पुराने लोगों से, गानों के द्वारा, कहानियों द्वारा, तो जितना भी पुराना गाना और पुराना कहानी है सब का सब भारत के हिंदू आइकन से लिए गए हैं। जो भी पुराने थे मैक्सिमम हिंदू, तो बार बार हिंदू वाला बिलोंगिंग आता था। तो जो अदर कास्ट के लोग हैं, जब ऐसा बिलोंगिंग आने लगेगा तो जो अदर कास्ट के जो भी लोग थे वो थोड़े अपने आप को अलग अलग महसूस करेंगे। क्योंकि बार बार जब बड़ाई की बातें हो रही तो आप उस देश के वासी थे जिसमें वो लोग थे, वो लोग थे, वो लोग थे। अब वो लोग को कोई एक धर्म अपने आप में जोड़ ले रहा है, हिंदू, बाकी नहीं जोड़ पा रहा है सब, तो वो लोग अलग अलग सा फील करने लगते थे। ये बुक में लिखा है साफ साफ बात। ठीक, कि जब हम ग्लोरीफाई करते हैं अपने पास्ट को किसी खास मजहब से ही, किसी खास धर्म से ही, तो उसी धर्म का लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है ज़्यादा स्ट्रांगली। अब बाकी जो भी हैं वो अपने आप को कटे कटे से महसूस करते थे। अरे पहले क्या था, अभी के फैमिली में, अभी के मेंबर में कितने लोग आपके साथ रहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी आपका फैमिली है, आपके घर पे जितने भी लोग रहते थे, ठीक, एक कंबाइंड फैमिली है जो कि बहुत कम रह गया है। सोचो घर के परिवार के लोग आज के टाइमिंग में साथ रह नहीं सकते हैं, इतना तकलीफ़ है। तो कैसे रहते हैं हम लोग साथ साथ में? तो किसी ने जो किया होगा ठीक है किया होगा कि थोड़ा अलगे रहो सब। आज के भी कॉमन बात, भाई भाई में नहीं बनता है तो दूर का भाई में कहाँ से बनेगा? ठीक, तो अगर कंबाइंड फैमिली भी होता है तो आज जो मेरे पास फैमिली है उसके बारे में ना बात करेंगे, उसको कैसे सर्वाइव करके आगे लेके चले जाएं, ये ना एक मोरल होना चाहिए। ना कि ये कि हम लोगों का ये तो वो पहले कौन कौन था इस घर में, उस पर बात करता है। जो नया नया आया है बाहर से वो सब को छोड़ देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। शादी ब्याह करके जो वाइफ आई हैं वो तो दूसरे घर से आई हैं, उतना उनका हक नहीं है। तो मदर को छांटते जाओ, मदर वाला फैमिली छांटते जाओ, खाली फादर वाला चलेगा, थोड़ा घर में ही मारपीट का सिचुएशन बन जाता है। ठीक, समझिएगा इस बात को। ये सब हम अपने मन से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, किताबों में रिटन है, हम वही पढ़ के बता रहे हैं, उसको हल्का सा रिलेट करना चाह रहे हैं आपके आज के सिनारियो से। ठीक, तो आइए देखिए ध्यान से, लास्ट पॉइंट लिखते हैं और चैप्टर समाप्त करते हैं। लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। जो अभी हम लिखे ना कि हिस्ट्री कॉमा करेज, तो यहाँ साफ साफ ये बताया जा रहा है कि हम पुराने चीज़ों से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बट व्हेन द पास्ट बीइंग glorified or celebrated from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. Done. यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। आराम से आप इसे समराइज करने का पूरा प्रयास कीजिए। अभी इस वीडियो के लास्ट में अब आपको समझ में आ गया कि ये पूरा चैप्टर इतना है। अब आपका एक अच्छे स्टूडेंट का ये कार्य करना होगा, खुद से बैठे और 1 घंटे 1.5 घंटे का खुद का एक वीडियो बनाए, मोबाइल पर खुद का बनाए। ठीक, सबका यूट्यूब पे अपना अपना चैनल होता है, खुद से बनाए, अपलोड करें, हम भी कभी देख लेंगे। ठीक, लिंक शेयर करें, हम भी देख लेंगे आपको कि पढ़ाए तो हैं, फ़ायदा हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ। ठीक, और पूरे चैप्टर को समराइज करके एक जगह रखने का आपको टैलेंट आ गया तो अच्छा है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।
हम भी तो मोटिवेशन ढूंढेंगे ना आपसे, ठीक। पर डे दिए ना इस बार हिस्ट्री का लेक्चर, एक दिन भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ। हाँ संडे की बात करोगे भाई, संडे छुट्टी होता है ना भाई, एक दिन तो रेस्ट लोगे, ठीक। किसी का छूट भी गया हो तो वो मेकअप कर लेगा फटाफट, ठीक। तो अब आपकी बारी हमारे से कम्युनिकेट करने का। अब आप इसको देख लें, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, ठीक, टू द पॉइंट, ताकि हम और इनकरेज हो सकें और काम कर सकें, ठीक। आपको कुछ भी मिले, आपको हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक। साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, कहीं कल को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दें, हो सकता है हिंदी पढ़ाना स्टार्ट कर दें, हो सकता है खाली बैठे हैं खूब पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, नया चीज़ पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है हमको, तो हम सोच रहे हैं आपके साथ भी शेयर करते चले जाएँ, ठीक। तो हमेशा आपको सिलेबस से रिलेटेड ही बातें मिल रही हैं, हल्का ही हो रहा है, ज्यों त्यों हल्का 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 होते रहेगा, ठीक। कल को जब भी मिलेगा पढ़ने का पढ़ेंगे। और मान लो कि हम लोग को ऐसे ही पढ़ना है, मान लो 2-3 महीना तो पढ़ना ही है ऐसे, तो जितना हो सके बिना फ्रस्ट्रेट हुए घबराए हुए सिलेबस को पूरा करो पूरा करो पूरा करो जितना हो सके। क्या सिलेबस में इसकी तो चिंता ही नहीं करो ना, चिंता मास्टर करेगा तुम्हारा टीचर को चिंता करना है कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। आपको जो मिल रहा है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ऐसा कोई टीचर ना होगा जो झूठ मूठ के आपको पढ़ा देगा, ठीक। और आप तो पढ़े, आप तो अगर देखा जाए तो 10th का सारा चीज़ पढ़ना है आपको। सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है वो चैप्टर नहीं है, वो तो बोर्ड के एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ना। अगर आप एक पढ़ने के मूड में पढ़ाई करते हैं तो सब पढ़ना चाहिए आपको। एक बार तो थॉरली पढ़ ही लेंगे, हाँ अब इसको बार बार रिवीजन करना है क्योंकि ये बोर्ड में आने वाला है। अब बार बार रिवीजन नहीं करना है क्योंकि बोर्ड में नहीं आने वाला है। साइंस में भी इक्का दुक्का चैप्टर हटा दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि उसको पढ़वे नहीं करेंगे, पढ़ेंगे पर उतना मेहनत नहीं करेंगे उसके ऊपर। एक बार पढ़ के समझ लेंगे, एक बार में जितना बैठा। आने वाले समय में 11th-12th आपका बेस है, 9-10 चैप्टर छोड़ेंगे तो 11th-12th में डिस्टर्बेंस होगा, तकलीफ होगा थोड़ा सा, तो बहुत है। आपको ये चैप्टर समाप्त कर दिया गया। आपसे हम लास्ट में ये बोल रहे हैं, यहाँ तक जो मेरे साथ आया होगा वो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है, ठीक। कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, बाकी बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आपका एक नापा तौला सा एक कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा, कैसा लगा कैसा आपको ये पूरा का पूरा, ठीक। कोई सजेशन हो सजेशन दीजिएगा। जहाँ तक रहा लाइव क्लासेस का, हम समझ नहीं पा रहे लाइव कैसे होगा। हम बार बार प्रयास कर रहे लाइव का, बार बार कह दे रहा है कि आप अनेबल, आप एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि 1000 सब्सक्राइबर कैन गो लाइव, जान ही नहीं दे रहा है, क्या कर सकते हैं, ठीक। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, फीडबैक भी लिख कर दिए हैं उनको, चिट्ठी भी लिख के दिए यूट्यूब को कि भाई कराओ यार, देखते हैं कैसा लगता है करने से, ठीक। अदरवाइज प्रयास जारी है, हम आपके पास कंटेंट पहुंचा ही रहे हैं, ठीक। तो अब देखते हैं अगला वीडियो कब डालें, कि कैसा डालें आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपलोड में कुछ नए के साथ, सरप्राइज ही रहेगा आपके लिए, ठीक। धन्यवाद।